जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम फिलहाल में पेपर सॉल्व कर रहे हैं दिसंबर 2021 और जून 2022 का पेपर, जो 12 अक्टूबर 2022 में हुआ था। दिसंबर 2021 और जून 2022 की जो मर्ज शिफ्ट थी, जिसका पेपर ज्योग्राफी का 12 अक्टूबर 2022 में हुआ था। सेकंड शिफ्ट का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ तक हमने कल सॉल्व करवा दिया था, कल वाले वीडियो में। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप एक बार जरूर देख लेना। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो, बोरस, यूरस, नोटस और जेफाइरस, इनके बारे में मैंने कल वाली क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन। देखो, ये जो क्वेश्चन है मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। शायद अब तक का रिकॉर्ड देखी जाए 2004 से लेकर 2022 तक के यदि नेट जेआरएफ के सभी पेपर देखे जाएं, तो लगभग ये दूसरा क्वेश्चन होगा जो मैपिंग से रिलेटेड है, जहां पर मैप से इंडिकेट करवा रहा है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में तो खैर बहुत सारे देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। बाकी नेट जेआरएफ में ये पहली या दूसरी बार ऐसा क्वेश्चन हुआ है जिसमें हमें मैप के अंदर लोकेशन पहचानने का काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया हुआ है कि यहाँ पर लोकेशन दी हुई है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से ये लोकेशन दी हुई है। और ये जो मैप है, इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को इंडिकेट किया गया है। और यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है। ठीक है, अब जैसे काराकोरम, कोरातग, लनकला, चांगला, उमासिला, बनिहाल, पीर पंजाल और जोजिला। ठीक है, ये कुछ दर्रे हैं, इनकी हमें लोकेशन पहचाननी कि दर्रे कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप इसकी लोकेशन पहचानो प्यारे साथियों। अब आपको यहाँ पर पहचानना है कि 1 नंबर पर कौन सा दर्रा है, 2 नंबर पर कौन सा दर्रा है, 3 नंबर पर कौन सा दर्रा है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को देखकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन केवल एक बार ही पूछा जाता है, एक बार ही पूछा गया है, मैं बता रहा हूँ। इससे पहले कभी नहीं आया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन को लेकर ज़्यादा डरना नहीं है कि यार हमारा मैपिंग तो बहुत अच्छी है नहीं, हम ऐसे क्वेश्चन आ गए तो कहाँ से ठीक करेंगे। देखो, एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए और उनके पीछे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन है वो उसी टाइप का है। यदि आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ना होगा और ऐसे क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से कभी कभार आते हैं ये। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनके लिए हमें पढ़ना नहीं चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग इसके लिए आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कितनी लोकेशन याद करोगे। हिमालय पर्वत में बहुत सारे पास हैं, भारत में बहुत सारे दर्रे हैं, कहीं किसी भी दर्रे की लोकेशन पूछ सकता है। हम हर एक की लोकेशन बहुत अच्छे से याद नहीं कर सकते, नदियों की लोकेशन पूछ सकता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें स्किप करना भी बहुत अच्छा होता है। बाकी मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं आपको। इस क्वेश्चन का आंसर है ये वाला। ठीक है, अनुक्रम कुछ इस तरीके से जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन आता है, सफी वर्ष 1990 में कृषि उत्पादकता को क्रम विन्यास गुणांक विधि से परिकलित किया। वर्ष 1964 में, ये सॉरी ये क्या हो रहा है भाई बार बार। तो सफी वर्ष 1990 में कृषि उत्पादकता को क्रम विन्यास गुणांक विधि से परिकलित किया। वर्ष 1964 में खुसरो ने निवेश निर्गम अनुपात से कृषि उत्पादकता को परिकलित किया। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है कि दोनों सही है, दोनों गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, आपको ये ध्यान में रखना है आपको। देखो, यहाँ पर सीन क्या है मैं बताता हूँ प्यारे साथियों। देखो, सफी ने वर्ष 1990 में कृषि उत्पादकता को क्रम विन्यास गुणांक विधि से परिकलित किया था, ये बात गलत है। वर्ष 1964 में खुसरो ने निवेश निर्गम अनुपात से कृषि उत्पादकता को परिकलित किया था, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर होने वाला है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एजेंसी का संबंध आइकोनस रिमोट सेंसिंग डाटा से संबंधित है। डिजिटल ग्लोब है, इमेज सेट इंटरनेशनल इंक है, डिजिटल इमेज है, और इसके अलावा ORB है। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डिजिटल ग्लोब।
ठीक है। डिजिटल ग्लोब एक ऐसी एजेंसी है जिसका संबंध आइकोनोस रिमोट सेंसिंग डाटा से है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी अनुक्रम जो कि अकार्बनिक अंगों में प्रचुर परंतु कार्बनिक अंशों में अल्प मात्रा वाले स्थानों से प्रारंभ होता है, क्या कहलाता है? सवजात ऑटोजेनिक अनुक्रम कहलाता है, अन्यत्रजात एलोजेनिक अनुक्रम कहलाता है, उत्प्रेरित इंड्यूस्ड अनुक्रम कहलाता है, ऑटोट्रोफिक अनुक्रम कहलाता है। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑटोट्रोफिक अनुक्रम। क्या होगा? ऑटोट्रोफिक अनुक्रम होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि मैकमोहन कौन से देशों के बीच में? चाइना और भारत के बीच में मैकमोहन है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड अफगानिस्तान और भारत के बीच में है, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो ब्लू रेखा है वो कौन से देशों के बीच में। इसके अलावा मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। मैंने आपको सीमा और सीमांत पढ़ाया था, सीमाएं क्या होती हैं और सीमांत क्या होता है। देखो, दोनों की बात थोड़ी थोड़ी आपको विशेषता बता देता हूं। सीमांत एक क्षेत्र धारण करता है, फिजिकली तरीके से एक क्षेत्र कवर करती है सीमांत, जबकि जो सीमा होता है एक रेखा होती है जो किसी तरीके से कोई भी क्षेत्र को कवर नहीं करती। जैसे आपको मैं समझाऊं, ये भारत है, ठीक है, और ये पाकिस्तान है। एक साइड ये यहाँ पर चाइना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? हिमालय पर्वत है। मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब एक ऐसा क्षेत्र, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये आपका गांव है और ये आपके एक फ्रेंड का गांव है, और इन दोनों गांवों के बीच में क्या है? एक पर्वत है, ठीक है। पर्वत इन दोनों गांवों को अलग कर रहा है। तो ये वाला भाग जो इन दोनों गांवों को अलग कर रहा है या इन दोनों गांवों को जोड़ने का काम कर रहा है, वो क्या है? सीमांत है, ठीक है। दूसरी साइड ये आपका गांव है और ये आपके दोस्त का गांव है, और इन दोनों के बीच में केवल एक बाउंड्री है, ठीक है। केवल एक वैसे सीमा है जिससे ऐसा हो रहा है कि भाई इधर ये गांव है और इधर ये गांव है, किसी तरीके का कोई फिजिकली तरीके से कोई भी चीज उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो उसको हम सीमा कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके खेतों की सीमा होती है ना, ये सीन होता है। तो अब आपको बताना है कि मैकमोहन, रेड क्लिफ, डूरंड, इनमें से सीमा कौन सी है और सीमांत कौन सी है, ठीक है। दूसरी बात आपको बताना है, जो सीमाओं के प्रकार हैं, तो रेड क्लिफ और मैकमोहन जो रेखाएं हैं वो किस प्रकार की सीमाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इससे पहले के किसी भी क्वेश्चन का आंसर मत दो, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो जरूर देना कि रेड क्लिफ और मैकमोहन किस प्रकार की सीमा का उदाहरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने जियोपॉलिटिक्स पद सर्वप्रथम प्रचलित किया था? तो जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताओ। जियोपॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? रूडोल्फ जेलन मोदे ने। किसने? रूडोल्फ जेलन मोदे ने सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो जो हाउस ऑफर मोदे हैं वो भी जियोपॉलिटिक भू राजनीति से संबंधित हैं, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स शब्द से जेलन मोदे भी संबंधित हैं, हाउस ऑफर मोदे भी संबंधित हैं। लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि जियोपॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जेलन मोदे ने किया था। यदि क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन से भूगोलविद था जो जियोपॉलिटिक्स का समर्थन किया था, तो उसमें हाउस ऑफर मोदे भी आएंगे। रेड जेल मोदे एक पॉलिटिकल जियोग्राफर थे, ठीक है। अब आप बताओ यहां पर रेड जेल मोदे ने कौन से एक स्पेशल शब्द का प्रयोग किया था? बताओ, रेड जेल मोदे ने कौन से एक स्पेशल शब्द का प्रयोग किया था? निम्नलिखित में से किस एक वाताग्र में धरातल से गर्म वायु पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाती है? बताओ, ऐसा कौन सा वाताग्र है जिसमें धरातल से जो गर्म वायु है वो पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाती है? उसका नाम है मेरे प्यारे साथियों अवरुद्ध वाताग्र। कौन सा है? अवरुद्ध वाताग्र। तो यहां पर सही आंसर होगा अवरुद्ध वाताग्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व के निम्नलिखित महाद्वीपों को वर्तमान जनसंख्या के घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूं, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब होता है
घटते हुए क्रम में हमें इनको व्यवस्थित करना है। किसमें? घटते हुए क्रम में। देखो यहां पर सही आंसर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चनों को तो आप बिना देखे हुए भी, बिना ऑप्शन को देखे हुए भी आंसर दे सकते हो यदि चाहो तो, यदि आपकी सही ढंग से तैयारी है तो। और आपकी सही ढंग से तैयारी का पता केवल इसी से चलेगा कि आप कितने क्वेश्चनों का आंसर बिना ऑप्शन देखे हुए दे रहे हो। यदि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के साथ दे रहे हो तो ये आपकी बहुत अच्छी तैयारी को नहीं बताता। ठीक है, वो बताता है कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन यदि आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बिना ऑप्शन देखे हुए देते हो तो वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी बहुत ही गजब की तैयारी है, आपकी बहुत शानदार वाली तैयारी है। अरे यार ये सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, आपको जितने भी महाद्वीप है सभी का घनत्व कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सभी महाद्वीपों का घनत्व कितना कितना है। ठीक है, ऐसे वो क्वेश्चन है जिनका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए भाई साहब। देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है एशिया का, एशिया के बाद में है उत्तरी अमेरिका का, सॉरी अफ्रीका का। एशिया के बाद में अफ्रीका का, फिर है उत्तरी अमेरिका का, और सबसे कम है यूरोप का। एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर दोबारा से बता रहा हूँ। देखो सबसे ज़्यादा घनत्व है एशिया का, लगभग 141 के आसपास है। उसके बाद में अफ्रीका का, ठीक है, अफ्रीका का 34 के आसपास है। उसके बाद में आता है यूरोप का, यूरोप का 32 के आसपास है। और फिर है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का लगभग 20 के आसपास है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का 3 के आसपास है, और दक्षिण अमेरिका का 17 के आसपास है। कुछ इस तरीके से दक्षिण अमेरिका का जो फिक्स डाटा है वो मेरे को फिलहाल भी ध्यान नहीं आ रहा। बाकी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का 3 है जनसंख्या घनत्व, तो ये फिक्स है। तो यहाँ पर आंसर सही होगा ACDB वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने पर्यटन क्षेत्र के जीवन चक्र के मॉडल से पर्यटन में विकास और समय के साथ एक प्रदेश में आने वाले परिवर्तनों को प्रस्तुत किया था? बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पर सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों रिचर्ड बटलर, रिचर्ड बटलर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ऋण सेवा अनुपात क्या है? ऋण सेवा का अनुपात क्या है ये बताओ। यहां पर ये चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि ऋण सेवा अनुपात क्या है। यह किसी देश के निर्यात आय का वह अंश है जिसका उसके ऋण भुगतान की पूर्ति में उपयोग होता है। ठीक है, तो ऋण सेवा अनुपात क्या है? ऋण सेवा अनुपात यह किसी देश के निर्यात आय का वह अंश है जिसका उसकी ऋण भुगतान की पूर्ति में उपयोग होता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में पर्यटन उद्योग के विस्तार में कौन सी घटनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कालानुक्रमिक आधार पर बताओ। पहिए का आविष्कार, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, थॉमस कुक ने यूके के लेसेंटर और लोग बैरो के मध्य प्रथम पैकेज टूर की व्यवस्था की, जेट वायुयानों का प्रयोग पैसेंजरों के आवागमन के लिए। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, बताओ यहां पर सही आंसर क्या होने वाला है। अब देखो यहां पर सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ था, उसके बाद थॉमस कुक ने यूके के लेसेटर और लोगबरो के मध्य प्रथम पैकेज टूर की व्यवस्था की थी। उसके बाद में यहाँ पर होगा द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, और सबसे लास्ट में होगा जेट वायुयान का प्रयोग पैसेंजरों के आवागमन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो वर्णानुक्रमिक प्रतीक उष्ण जलवायु को प्रदर्शित करते हैं? यह कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित है ये कीवर्ड। अब आपको बताना है कि कौन से दो प्रतीक हैं
जो उष्णार्द्र जलवायु को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उष्णार्द्र जलवायु से संबंध रखते हैं। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। उष्ण आर्द्र जलवायु से संबंध कौन से दो प्रतीक चिन्ह रखते हैं। देखो यहां पर दो हैं, जिसमें सबसे पहला है, देखो यहां पर मैं इन सभी के बारे में बता देता हूं मैं। BWH ये मध्य अक्षांशीय, सॉरी निम्न अक्षांशीय उष्ण मरुस्थलीय जलवायु को बताता है। यदि देखो मैं BWH और BWK ये दो शब्द हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों शब्द हैं जो मरुस्थलीय जलवायु को बताते हैं। अब इसमें दोनों में अंतर है। यदि के शब्द आ जाता है तो वो मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु को बताता है, और यदि एच शब्द आ जाता है तो वो निम्न मरुस्थलीय जलवायु को बताता है। उसके बाद में यदि हम AF के बारे में बात करें तो AF शब्द है जो अति आर्द्रता वाले क्षेत्रों को दिखाता है। जैसे जहां पर विषुवत रेखीय जलवायु क्षेत्र है, अब विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर कैसी जलवायु पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो जो AF शब्द है वो अति आर्द्र क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम उष्ण आर्द्र भी कह सकते हैं। जैसे विषुवत के क्षेत्र में AF जलवायु पाई जाती है। उसके बाद में DFC जो जलवायु है स्पेशली हमारे अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। AM ये मानसूनी जलवायु होती है, जहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है। ठीक है, उसके बाद में BSH ये स्टेपी जलवायु को बताता है। ठीक है, तो उष्ण आर्द्र जलवायु से संबंधित है यहाँ पर AF और AM ये दो शब्द हैं, दो प्रतीक चिन्ह हैं जो उष्ण आर्द्र जलवायु से संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है, बताओ यहां पर कौन सा कथन ठीक है। अनाच्छादन अपक्षय द्रव्यमान क्षय और अपरदन को सम्मिलित करता है। भौतिक अपक्षय और यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया केवल मापनीय स्केल पर भिन्न होती है। शुष्क जलवायु में लवण क्रिस्टल वर्दी और अपक्षय बालुका पत्थर के भृंगु के आधार के समीप विशिष्ट ग्रतों के निर्माण की ओर अग्रसर होता है। अपसल्कन तब घटित होता है जब तापमान परिवर्तन के कारण भिन्न दरों पर खनिजों का विस्तारण और संकुचन होता है। आपको बताना है कि इन स्टेटमेंटों में से कौन सा सही है। बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। अनाच्छादन अपक्षय द्रव्यमान द्रव और अपरदन को सम्मिलित करता है, ये ठीक है यहाँ पर। इसके अलावा शुष्क जलवायु में लवण क्रिस्टल वर्दी और अपक्षय बालू का पत्थर के भृंगु के आधार के समीप विशिष्ट गर्तों के निर्माण की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन सी ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, ए और सी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के तेल क्षेत्रों का मिलान सही है। यहाँ पर आपको भारत के कुछ तेल क्षेत्र दिए हुए हैं, उनको बताना है कि कौन से का मिलान बिल्कुल ठीक है। जैसे आसाम मोरान हुगरीजन तेल क्षेत्र, गुजरात लूनेज कलोल तेल क्षेत्र, पूर्वी तट तेल क्षेत्र जिसमें आ जाता है ओलकड असजोल, और पश्चिमी तट अपतट तेल क्षेत्र जिसमें आ जाता है बससेन अलियाबेट। अब बताओ यहाँ पर कौन सा मिलान ठीक है, इन चारों में से कौन सा मिलान ठीक है। और ये आपके सामने टोटल 4 ऑप्शन है। देखो यहां पर ठीक आंसर क्या है, आसाम मोरान हुगरीजन तेल क्षेत्र यहां पर बिल्कुल ठीक है। गुजरात लूनेज कलोल तेल क्षेत्र यहां पर बिल्कुल ठीक है। पश्चिमी तट अपतट तेल क्षेत्र बसेन अलियाबेट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा यदि यहाँ पर ऑप्शन सी की बात की जाए, इसका मिलान बिल्कुल गलत है। देखो जो असजोल है वो कहाँ पर है, आसाम में है। असजोल कहाँ पर है, आसाम में है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्वी तट अपतटीय तेल क्षेत्र, असजोल आसाम में है। जो असजोल तेल क्षेत्र है वो कहाँ पर है, आसाम में है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, ए बी और डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित सूक्ष्म गैसों को वायुमंडल में उनकी सांद्रता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। मीथेन क्रिप्टॉन हीलियम नियोन हाइड्रोजन, बताओ।
यार ये क्या हो रहा है? बहुत तरीके से काम करने के बाद में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये पेज गायब हो गया, देखो। बताओ, सांद्रता के आधार पर आपको इनको घटता हुआ क्रम बताना है। देखो, यदि सांद्रता के आधार पर घटता हुआ क्रम देखी जाए, अवरोही क्रम देखा जाए, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है नियोन का, उससे कम है यहाँ पर हीलियम का, उससे कम है यहाँ पर मीथेन का। ठीक है, तीसरे नंबर पर मीथेन आएगा। उसके बाद यदि हम बात करें, चौथा नंबर क्रिप्टॉन का आएगा और पांचवा नंबर यहाँ पर हाइड्रोजन का आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन DCABE मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। UN जनरल असेंबली ने 2000 के बाद की विश्व पर्यावरण और विकास की स्थिति को जानने के लिए 1985 में पर्यावरण और विकास पर विश्व कमीशन WCED बनाया, जिसे कहा जाता है। बताओ इसे क्या कहा जाता है? इसे मेरे प्यारे साथियों बुंटलैंड कमीशन कहा जाता है। क्या? बुंटलैंड कमीशन कहा जाता है। अमोनीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है फास्फोरस चक्कर में, कार्बन चक्कर में, नाइट्रोजन चक्कर में या ऑक्सीजन चक्कर में? बताओ, अमोनीकरण प्रक्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहां पर है? जो अमोनीकरण की प्रक्रिया है वो नाइट्रोजन चक्कर में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। किसमें? नाइट्रोजन चक्कर में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिवेशी तटवर्ती क्षेत्रों के तापमान को कम करने के लिए निम्नलिखित में से दो महासागरीय धाराएं उत्तरदायी हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की जरूरत है केवल आपको। देखो, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है ये, लेकिन आपने यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली, आप 100% क्वेश्चन को ठीक कर दोगे। और ये वाला क्वेश्चन है ना, हर किसी का पढ़ा हुआ है, हर किसी का। और यदि थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना, इस क्वेश्चन को हर कोई ठीक करके आएगा। देखो, परिवेशी तटवर्ती क्षेत्रों के तापमान को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दो महासागरीय धाराएं उत्तरदायी हैं? किसके लिए? तटवर्ती क्षेत्र के तापमान को कम करने के लिए। बेंगुएला धारा, क्यूरोसिवो धारा, ब्राजील धारा, कनारी धारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। दो जलधाराएं ऐसी हैं जो परिवेशी तटवर्तीय क्षेत्र का तापमान को कम करती हैं। अब बताओ वो कौन कौन सी है दो जलधाराएं? चलो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं यहां पर। देखो मैं बता देता हूं, यहां पर सही आंसर होगा बेंगुएला और कनारी। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो एक बार। परिवेशी तटवर्ती क्षेत्र के तापमान को कम करने के लिए, मतलब तटवर्तीय क्षेत्र के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दो जलधाराएं उत्तरदायी हैं? तापमान कम कौन सी जलधाराएं करेंगी? जो ठंडी जलधाराएं हैं। भाई, गर्म जलधाराएं तापमान को बढ़ाने का काम करती हैं, ठंडी जलधाराएं तापमान को कम करने का काम करती हैं। तो बेंगुएला जलधारा और कनारी जलधाराएं क्या करती है? टेम्परेचर को कम करने का काम करती हैं। क्यूरोसिवा, ब्राजील और गल्फ स्ट्रीम, ये तीन क्या है? गर्म जलधाराएं जो टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं। अब आपको यहाँ पर रिवीजन करना है कि बेंगुएला जलधारा कौन से महासागर की है, क्यूरोसिवा कौन से महासागर की है, ब्राजील कौन से महासागर की है, कनारी कौन से महासागर की है, और गल्फ स्ट्रीम जलधारा कौन से महासागर की है। कुल जनसंख्या के संबंध में भारत के 5 मेट्रो को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। ठीक है, कुल जनसंख्या के आधार पर ये भारत के 5 शहर हैं जिनको जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बताओ यहाँ पर इनका अवरोही क्रम क्या होगा?
देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है मुंबई की, मुंबई से कम है दिल्ली की, दिल्ली से कम है कोलकाता की, कोलकाता से कम चेन्नई की, और चेन्नई से कम है बेंगलोर की। ठीक है, तो ये है जनसंख्या का अवरोही क्रम। ये 5 मेट्रो सिटी हैं, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुंबई की है, उससे कम दिल्ली की, फिर कोलकाता की, फिर चेन्नई की और फिर बेंगलोर की। यह इनका अवरोही क्रम जनसंख्या के आधार पर। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें इनका मिलान करना है। केंद्रीय स्थल सिद्धांत क्रिस्टोफर मोदे ने दिया था। ठीक है, तो इसको तो क्रिस्टोफर मोदे से मिलान कर दो भाई साहब। उसके बाद में औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत अगस्टस लोस मोदे ने दिया था। कृषि अवस्थिति सिद्धांत वॉन थेन्यून मोदे ने दिया था। और फसल संयोजन से संबंधित सिद्धांत किकुकुज डोई मोदे ने दिया था। किकुकुज डोई मोदे इसका पूरा नाम। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पद महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यहाँ पर एक ऐसा पद है, एक ऐसा कथन है या एक ऐसा पद है जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चनों का आंसर देना है। पहला, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वैगनर मोदे के द्वारा दिया गया था, तो आपको बताना है कि वैगनर मोदे के द्वारा जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था वो कब दिया गया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, दूसरा क्या पूछो इससे रिलेटेड, कोई डिफिकल्ट सा बनाता हूं मैं। आपको बताना है पेंजिया का विभाजन, पेंजिया किस काल में विद्यमान था, फिर पेंजिया का विभाजन किस काल में प्रारंभ हुआ था। अंगारेल, अंगारालैंड और गोंडवानालैंड पूर्ण रूप से किस काल में उपस्थित हो गए थे। अंगारालैंड, गोंडवाना लैंड किस काल में विद्यमान थे। अंगारालैंड और गोंडवानालैंड का विभाजन किस काल में प्रारंभ हुआ था, ये सारा बताना है आपको। दोबारा से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि किस काल में पेंजिया विद्यमान था, किस काल में पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ था, किस काल में पेंजिया अंगारालैंड और गोंडवानालैंड 2 भागों में विभक्त हो गया था, किस काल में अंगारालैंड और गोंडवानालैंड का विभाजन प्रारंभ हुआ था और किस काल में अंगारालैंड और गोंडवानालैंड का विभाजन पूर्ण हो गया था। इन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखो, पैंथालासा, पूरा जलवायु और जिग्साफिट ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से संबंधित है, जबकि जो समुद्र नित्तल प्रसरण सिद्धांत है ये खुद हैरी हैस मोदे के द्वारा दिया गया था, जिसको हम प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत भी कहते हैं। अब यहाँ पर यह भी बता दो कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत हैरी हैस मोदे ने कब दिया था। एक होग मोदे और थे जिनका भी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से बहुत ही बड़ा ताल्लुक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्षवाद की विशेषता है। तत्व मीमांसा, अनुभववाद, मानकीय मूल्य, वैज्ञानिक नियमों का एकीकरण। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों सही आंसर होगा अनुभववाद और वैज्ञानिक नियमों का एकीकरण। उसके बाद हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हॉटलैंड सिद्धांत के बारे में कौन सी बातें ठीक हैं। इसका प्रकाशन 3 बार 1904, 1914 और 1943 में हुआ था। इसे जर्मन भूगोलवेत्ता मैकेंटर ने प्रतिपादित किया था। विश्व इतिहास में जल थल शक्तियों में आपसी संघर्ष इसका आधार था। इस सिद्धांत की भविष्यवाणी सत्य हुई और जर्मनी विश्व की महाशक्ति बन गई। बताओ, हॉटलैंड सिद्धांत जिसको हम हृदय स्थल सिद्धांत भी बोलते हैं, मैकेंटर मोदे के द्वारा दिया गया था और इससे संबंधित ये कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ठीक है। ये इससे रिलेटेड ये 4 ऑप्शन आपके सामने। बताओ, अब देखो डीपली पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक आंसर क्या होगा मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। इसका प्रकाशन 3 बार 1904, 1914 और 1943 में हुआ था, ये गलत है। अब आपको बताना है कि इसका प्रकाशन कब कब हुआ था। ठीक है, जब जब इस सिद्धांत का प्रकाशन हुआ था, इस सिद्धांत का जब जब प्रकाशन हुआ था तब तब एक नई बुक लिखी गई थी और इस सिद्धांत का नाम बदला गया था। ठीक है, तो अब ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका प्रकाशन कब कब हुआ था।
ठीक है। इसके द्वारा जब 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 इसका जो सिद्धांत था, इसका जब नया एडिशन आया था, जब जब इस सिद्धांत का नया प्रकाशन हुआ था, तब तब एक नई बुक लिखी गई थी और एक नया नाम दिया गया था। ठीक है, तो वो आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है। हॉटलैंड सिद्धांत J.H. बैकेंडर के द्वारा दिया गया था, लेकिन वो जर्मन के नहीं थे। आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है कि वो कहाँ के थे। विश्व इतिहास में जल थल शक्तियों में आपसी संघर्ष इसका आधार था। ये बात बिल्कुल ठीक है। इस सिद्धांत की भविष्यवाणी सत्य हुई और जर्मन विश्व की महाशक्ति बन गई। ये बात यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल सी सही है। निकटतम पड़ोसी विश्लेषण के अनुसार 2.5 का सूचकांक मान सुझावित करता है कि बस्तियां हैं, ग्रंथित हैं, अतिग्रंथित हैं, यादृच्छिक रूप से वितरित हैं या समदूरस्थ हैं। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, समदूरस्थ। विल्सन चक्कर का उचित क्रम क्या है। महाद्वीपीय फट्टन और निष्क्रिय सीमांतों वाली चौड़ी महासागरीय बेसिन का निर्माण, द्वीपीय चाप और महाद्वीपीय चाप ओरोजनों का निर्माण, महासागरीय लिथोस्फीयर विभंग और नई क्षेपण सीमाओं का आकार ग्रहण करना, प्लेट विपरीत दिशा में गतिशील और महासागरीय बेसिन बंद होने लगता है, महाद्वीपीय सीवन सूचुर का निर्माण होना। विल्सन चक्कर का उचित क्रम बताओ। आपको बताना है कि विल्सन चक्कर का उचित क्रम क्या है। देखो इसका उचित क्रम होगा, पहले नंबर पर आएगा ये वाला। ठीक है, महाद्वीपीय फट्टन और निष्क्रिय सीमांत वाली चौड़ी महासागरीय बेसिन का निर्माण होना। उसके बाद में आएगा प्लेट विवर्तन की दिशा में गतिशील और महासागरीय बेसिन बंद होने लगता है। उसके बाद में आएगा महासागरीय लिथोस्फीयर विभंग और नई क्षेपण सीमाओं का आकार ग्रहण करना। उसके बाद में आएगा द्वीपीय चाप और महाद्वीपीय चाप ओरोजनों का निर्माण होना। और लास्ट में आएगा महाद्वीपीय सीवन का निर्माण होना। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। एक भवन समूह द्वारा रूपित ज्यामितीय आकृति को जाना जाता है। एक भवन समूह द्वारा रूपित ज्यामितीय आकृति को जाना जाता है। प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। यहां पर सही आंसर क्या होगा, प्रतिरूप होगा। निम्नलिखित में से किस भ्रंश में भूस्खलन का बहुत बड़ा जोखिम निहित होता है। कौन सा भ्रंश है जिसमें भूस्खलन का जोखिम बहुत ज्यादा इंक्लूड रहता है, जिसमें भूस्खलन की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। व्युत्क्रम भ्रंश, जो व्युत्क्रम भ्रंश होता है, इसमें भूस्खलन की बहुत बड़ी संभावना इंक्लूड रहती है। पदार्थ जो ओजोन की परत को कम करते हैं, पर हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ओजोन परत से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत से संबंध रखता है। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन है जिनका आपको आंसर देना है। देखो ये जो मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा सबसे मेन टारगेट है कि आपका मैं साथ के साथ रिवीजन भी करवाता रहूँ। आपको बताना है कि पेरिस समझौता कब हुआ था, किससे संबंधित था। मार्केस समझौता कब हुआ, किससे संबंधित था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, किससे संबंधित था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षरण से संबंधित था, लेकिन ये कब हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर हुए थे ये भी आपको बताना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पर कब हुआ था, किससे संबंधित था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों, इन चारों के चारों प्रोटोकॉल से संबंधित 3 क्वेश्चन। पहला, ये प्रोटोकॉल कहाँ पर हुए थे, ये कब हुए थे और ये किस घटना से संबंधित थे। स्थलपटक ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका अभिलक्षण है। बेसाल्ट मैग्मा का अंतर्धारीय परत शामिल होती है। मैग्मा गैस युक्त और अत्यधिक श्लेष्म होती है। मैग्मा निम्न दाब पर उत्पन्न होता है।
यहाँ पर सही आंसर होगा अंतर्धारीय परत शामिल होती है, मैग्मा गैस युक्त और अत्यधिक श्लेष्म होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों को उनके साक्षरता दर के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको आपको यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है, सॉरी यहाँ की जो साक्षरता है, उसके आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों दमन द्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा नागर हवेली। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दमन द्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा नागर हवेली। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा चरण उच्च एवं स्थिर जन्म दर के साथ साथ उच्च एवं घटती बढ़ती मृत्यु दर की स्थिति का वर्णन करता है। बताओ जनसांख्यिकीय संक्रमण निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा चरण उच्च एवं स्थिर जन्म दर के साथ साथ उच्च एवं घटती बढ़ती मृत्यु दर की स्थिति का वर्णन करता है। तो यहां पर सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों निम्न स्थिर चरण। कौन सा? निम्न स्थिर चरण। वेदों के ब्रह्मांडिकी में विवेचित ब्रह्मांड उत्पत्ति के प्रकारों की पहचान करो। वेदों के ब्रह्मांडिकी में विवेचित ब्रह्मांड उत्पत्ति के प्रकारों की पहचान करो। दार्शनिक उत्पत्ति, कलात्मक उत्पत्ति, यंत्रीय उत्पत्ति और रासायनिक उत्पत्ति। बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा। वेदों के ब्रह्मांडिकी में विवेचित ब्रह्मांड उत्पत्ति के प्रकारों को पहचानो। दार्शनिक उत्पत्ति, कलात्मक उत्पत्ति और यंत्रीय उत्पत्ति इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। वृक्षों के वार्षिक वलय के काल निर्धारण और अध्ययन को कहा जाता है। बताओ। इसको कहा जाता है वृक्ष कालानुक्रम कहा जाता है। वृक्षों के वार्षिक वलय के काल निर्धारण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृक्ष कालानुक्रम कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जीवन प्रत्याशा का अनुमान जीवन तालिका से प्राप्त किया जा सकता है। जीवन प्रत्याशा में सुधार वृद्ध जनसंख्या का एक चरण है। शिशु मृत्यु दर की परिभाषा वर्ष के मध्य में 1 वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 बच्चों में 1 वर्ष में होने वाली शिशु मृत्यु दर के रूप में दी जाती है। माल्थस ने जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। जीवन प्रत्याशा का अनुमान जीवन तालिका से प्राप्त किया जाता है। जीवन प्रत्याशा में सुधार वृद्ध जनसंख्या का एक कारण है। ऑप्शन ए और बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से कथन वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के बारे में गलत है? यहां पर ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनमें से आपको पहचान करना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत से संबंधित नहीं है। वेबर ने उद्योगों के कहाँ अवस्थित होने के बारे में निर्धारित करने के लिए स्थानीयकृत सामग्री के भार और उत्पाद के भार के मध्य अनुपात का परिकलन किया था। उन्होंने इसको सामग्री सूचकांक के रूप में निर्दिष्ट किया था। यदि सूचकांक 1 से कम है तो अवस्थिति उपभोग केंद्र उन्मुखी होती है। यदि सूचकांक 1 से अधिक है तो अवस्थिति सामग्री उन्मुखी होती है और यदि सूचकांक 1 से अधिक है तो अवस्थिति उपभोग केंद्र उन्मुखी होती है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ एक बार। देखो आप इसको याद कर लो, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बन गया। देखो
वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के संबंध में कौन कौन सी बातें ठीक है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात ठीक है, दूसरी ठीक है, तीसरी ठीक है, चौथी ठीक है, और ये जो पांचवी है ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट आप बहुत अच्छे से याद कर लो। ये चारों के चारों स्टेटमेंट वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक है, तो हम लगभग पूरा थोड़ा बहुत पेपर और बचा हुआ है, मोस्टली क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम अगली वाली जो क्लास होगी कल, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और कल से थोड़ी थोड़ी क्लास का वापस हम टाइम बढ़ाएंगे, 1 डेढ़, कल मैं 2 पेपर कंप्लीट करवा दूंगा यदि सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक है प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास पे बिल्कुल फुल इतनी एनर्जी के साथ में, और आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं रहना है, मस्त तरीके से तैयारी करनी है। अब भी आपके पास टाइम है, अच्छे से रिवीजन करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।